Welcome back to the second day of Kala Srishti. Today, we're celebrating the heart and soul of India, our artisans. It's amazing how digital tools are now helping our artisans connect with global audiences and explore new opportunities. From online platforms that open up new markets to government programs that provide crucial support and technology, it really is making a big difference. Today, let us walk through how technology and government initiatives are helping our artisans reach new heights. Gear up because we're about to see some exciting stuff. First, we have something special for you. We've got a message from the legendary Dr. Rajnikant himself. It's going to be truly inspiring. Let us see what he has to say. Over to you, sir. शिक्षक परिवार में हमारा जन्म हुआ और हमारे पिताजी वो शिक्षक रहे, बाद में फिर प्रिंसिपल हुए लंबे समय तक। मिर्ज़ापुर जनपद में चुनार के पास हमारा गांव है, जलालपुर माफी। बचपन से वहाँ के बाद में फिर बड़हलगंज गोरखपुर में एक जगह है, वहाँ पे हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हुई। कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हम मास्टर डिग्री के लिए गए। बनारस यूनिवर्सिटी में महामना के संरक्षण में हम आ गए पीएचडी करने के लिए, और वहाँ पे हमने डॉक्टरेट किया 3 साल में। फिर हमने 5 साल तक वहीं पे काम किया और रिसर्च एसोसिएट के रूप में, और उसी के बाद में फिर समाज के क्षेत्र में हम चले आए काम करने के लिए। यहाँ पे हमने जो हमारी अपनी कोशिश रही कि समाज में जिन लोगों के लिए काम करना है, जो सबसे वंचित तबका है, हम उसके लिए काम करें और काम करते रहे, जो हमारी अपनी भावना थी। क्योंकि जब हम बात करते काम करने की, तो हम उसी समय जो हमारा इनिशिएटिव था वो एकदम स्पष्ट था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हमको बात करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमको बात करनी है, और वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करनी है, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन की बात करनी है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप में समाहित हो जाती हैं। वो एक प्रयास हमने किया। लगभग 33 साल पहले हम बनारस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे गंगा वाटर पोल्यूशन में काम करते रहे, और विमेन के इशूज़ को लेकर के, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के इशूज़ को लेकर के, गांव की महिलाओं को महाजन के चंगुल से मुक्त कराने को लेकर के हम वाटर पोल्यूशन से सोशल पोल्यूशन को दूर करने के लिए शिफ्ट हो गए। और 1991 से जर्नी शुरू हुई। उस समय फील्ड में हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे थे, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के बाद जब लगा कि दुनिया का बाजार खुल गया और शब्द तमाम दिए गए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकॉनमी, और बाहर से डंपिंग शुरू हो गई। यहाँ पे मशीन मेड प्रोडक्ट की डंपिंग शुरू हो गई, नकली सामानों की डंपिंग शुरू हो गई। तो उसमें यहाँ के शिल्पियों को, बुनकरों को खास तौर से खतरा हुआ। और उसी समय बीजों को भी लेकर के, नकली बीजों को लेकर के, हाइब्रिड बीजों को लेकर भी डंपिंग शुरू हुई, जिससे बड़ा थ्रेट शुरू हुआ। और उस समय हमारे जैसे लोगों को ये चिंता थी, क्योंकि हम बनारस में शुरू से काम कर रहे हैं। बनारस की साड़ी, बनारस का ब्रोकेट, जिसमें ग्यासर, ज्ञानटा, थंका, पेमा चंदी, बादल चंदी, दोरजे, और बनारस की ढेर सारी जो साड़ी की वैरायटी है, जिसमें जामदानी, जामावार, कटवर्क से लेकर के, और खजाना भरा हुआ है। ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। पावरलूम ग्रो होना शुरू हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट आने शुरू हुए, नकली यार्न आने शुरू हुए, और जिसका नुकसान ये हुआ कि हैंडलूम के ऊपर में बनारस में बहुत बड़ा थ्रेट हुआ, और भारत के दूसरे हिस्सों में भी हैंडलूम के ऊपर में बहुत बड़ा थ्रेट हुआ। तो उसको लेकर के हमारी चिंता थी कि बचेगा कैसे, क्योंकि भारत में कानून 2003 में बन चुका था और उसमें वो इनिशिएटिव ले लिया गया था। तो 2006 में फिर हमको लगा कि हमारी एक मुलाकात, एक मीटिंग में अंगटाड के साथ हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और वहाँ पे हमने सवाल रेज किया कि मशीन मेड से ये ह्यूमन स्किल को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जीआई टैग ही एक ऐसी चीज़ है जो इसका प्रोटेक्शन कर सकता है। अब काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में हम थे, तो वहाँ पे जो भी रिसर्च का जो हमने काम किया था, हम बाय प्रोफेशन अटॉर्नी नहीं है, एडवोकेट नहीं है, एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमने एक डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू किया, और उसमें हमारे साथ में टेक्सटाइल कमेटी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये सारे लोग मिलकर के हाथ बढ़ाए, आगे आए और बनारस बुनकर समिति, जो शिल्पियों की बुनकरों की संस्था थे, उसने जीआई को फाइल किया, ये पूरा दस्तावेज बना करके। और वो एक जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन हमें उसमें लगभग 2 वर्ष का समय लगा इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में, क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज भी उतनी नहीं थी, जानकारी भी उतनी नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसमें जीआई रजिस्ट्री ने भी काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने भी तमाम चीज़ों को, और बाद में फिर भदोही की जब कारपेट के लोग आ गया कि हमें कारपेट को फाइल कराना है, मिर्ज़ापुर की फिर दरी को, फिर तो तमाम एजेंसियां सामने आने लगी, नाबार्ड सामने आ गया कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो उस समय ये जो संघर्ष था शुरुआती समय का, वो धीरे धीरे फिर आसान होता गया। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसके लिए भारत भूमि हजारों साल पहले से सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी, आने वाले समय में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लूटे जाने से धीरे धीरे ये प्रभाव इसका कम होता गया। और बाद में तो फिर ऐसे लुटेरे आए जिन्होंने यहाँ की बहुमूल्य चीज़ों को, वो चाहे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्ट है, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ये इसको व्यापार के रूप में यहाँ से पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिए, और जिससे भारत की जो समृद्धि थी उस पर एक खतरा मंडराने लगा। आज़ादी के बाद के लंबे कालखंड तक इस पर बहुत प्रयास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि WTO के एग्रीमेंट के साथ में भारत जुड़ा नहीं हुआ था। ट्रिप्स एग्रीमेंट आने के बाद में यह तय हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, खास तौर से जोग्राफिकल इंडिकेशन को, जो समुदाय की संपत्ति होती है, किसी भूभाग में पाया जाने वाला वो विशिष्ट उत्पाद जिसके साथ में वहाँ की शिल्प, कला, कारीगरी, कृषि के उत्पाद, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फूड, वो विशिष्टता के साथ जुड़े होते हैं, वो जोग्राफिकल इंडिकेशन के पैरामीटर में आते हैं। भारत की पार्लियामेंट में पास होने के बाद 2003 में भारत में जोग्राफिकल इंडिकेशन का कानून लागू हुआ, जिसको जीआई कहा गया। अमूमन बोलचाल में जीआई कहते हैं, लेकिन वो उत्पाद एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं बनारस की साड़ी, मिर्जापुर की दरी, भदोही की कालीन, या कांजीवरम, पोचमपल्ली, मैसूर सिल्क, नवरा राइस, या अरुणाचल प्रदेश के अंदर में तांगसा, मोनपा, आपातानी टेक्सटाइल, या हम आदि कैकिर की बात कर सकते हैं। खमती लोगों का जो राइस है, खाउताई, तो ये इस या उनके टेक्सटाइल हैं, या वांचूट कार्विंग है, या मेघालय का गारो का लोगों का डकमांडा है, या अभी त्रिपुरा की रीसा है, या आसाम का मजुली का मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग है, या आसाम का गमछा है। ये भारत भूमि समृद्धि, इसी की समृद्धि है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो इसको बचाने और बढ़ाने के लिए 2004 से प्रयास शुरू हुए। शुरू के 10-12 वर्षों में इसकी गति बड़ी धीमी रही, और हमारे जैसे लोग जो कि 33 वर्ष के से अधिक समय से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, 2006 में जीआई के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किए। जब लगा कि बनारस की साड़ी को मशीन से एक संकट आ रहा है, पावलूम से संकट आ रहा है, बाजार में डुप्लीकेट सामान आ रहे हैं, नकली उत्पाद बाजार में बिक रहे हैं असली के नाम पे, उस समय प्रयास शुरू हुआ। 2007 में बनारस साड़ी को जीआई फाइल किया गया, बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी के नाम से। 2009 में सितंबर में ग्रांट हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। और बनारस भारत का एकमात्र ऐसा भूभाग है, बल्कि हम तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जीआई का हब है, जहाँ पे बनारस और आसपास के जनपद में 23 जीआई उत्पाद हैं, जिसमें अब तो फूड प्रोडक्ट भी शामिल हो गए हैं। हार्टिकल्चर के बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का पान, या आदमचीनी चावल, ये इस तरह के उत्पाद भी अब तो जीआई की टैग में शामिल हो गए हैं। और 10-12 उत्पाद ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में बनारस काशी क्षेत्र से वो होने वाले हैं। अब हम इसको आगे ले जाने की बात करते हैं कि जब जीआई ग्रांट हो जाता है, उसकी लिस्टिंग होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया, भारत की बौद्धिक संपदा। और ये गौरवान्वित करने वाला क्षण ये होता है कि एक उत्पाद जिसकी सैकड़ों हजारों साल की विरासत है, वो बौद्धिक संपदा में शामिल हो गया। और वाइपो में इसकी फिर लिस्टिंग होती है, भारत सरकार से सूची जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो उत्पाद जहां से जीआई टैग हो गए, पंजीकृत हो गया, उसको बनाने का अधिकार
मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार, प्रोड्यूस करने का अधिकार सिर्फ वहाँ के जीआई अथराइज यूजर्स को होता है जो उसी भूभाग के होते हैं। उस भूभाग के अलावा, उस जोग्राफिकल एरिया के अलावा उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कहीं दूसरी जगह पे। अगर कहीं रिप्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके ऊपर में लंबी पेनल्टी है, फाइन है, इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि जीआई एक्ट का वायलेशन है, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। दूसरा, कंज्यूमर को सही सामान मिलता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। कंज्यूमर प्रीमियम पे करता है लेकिन उसको नकली सामान मिलते हैं। तो जीआई जब हो जाते हैं तो जीआई अथराइज यूजर के टैग के साथ में कंज्यूमर को वो उत्पाद मिलता है, तो उस गारंटी देता है ऑथेंटिसिटी की, गारंटी देता है क्वालिटी की, गारंटी देता है ओरिजिन की, और गारंटी देता है 100% शुद्ध और गुणवत्ता की। ये जो पूरा प्रोसेस है, जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस चेन्नई में है, डीपीआईटी के साथ में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। सारा प्रोसेस लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत मिलता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में अभी तक लगभग 500 से अधिक उत्पादों को जीआई मिल चुका है, और हमने कहा है ना कि काशी का क्षेत्र है वो जीआई का हब है। लेकिन हमारे जैसे लोगों को लगा कि ये भारत की ये विरासत जो है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, ये जो जीआई उत्पाद है ये लीगल लोकल है। जीआई ही लीगल लोकल है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल होगा जीआई टैग के साथ में। तो सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया और ढेर सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट का जैम पोर्टल का है, ओएनडीसी का अपना प्लेटफॉर्म है, और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ई मार्केटिंग के द्वारा अब इसके प्रमोशन को, ब्रांडिंग को, मार्केटिंग को पूरी दुनिया तक लेके जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो कंज्यूमर है, जो ग्लोबल कंज्यूमर है, इंटरनेशनल कंज्यूमर है, उसको भी अपने घर में ही बैठ करके जीआई के उत्पाद को मिल जा रहा है। इसका फायदा सबसे बड़ा मिला जो बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं। जैसे हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि उत्तराखंड की देवभूमि में 27 जीआई प्रोडक्ट हो चुके हैं, और जिसमें कि उनका इंटरनेशनल मिलेटियर में मड़ुआ, झिंगोरा, गहत, कुलथ, इस तरह की दालें भी वहाँ पर हुई, रेड राइस हुआ पुरोला का। या हम कपड़े की अगर बात करते हैं तो रंगवाली पिछौड़ा को जीआई मिला, एपन आउट को जीआई मिला। ये बड़ी विरासत की चीज़ें हैं। रमण मास को जीआई मिला। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि याक के दूध से बनने वाले चुरपी को अरुणाचल प्रदेश में भी जीआई मिला, या 1000 साल पुराने मोनपा हैंड बैग को तवांग से डिस्ट्रिक्ट से जीआई मिला। तो लद्दाख के सिंकोस को जीआई प्राप्त हुआ है, तो कश्मीर से मुसबुज्जी राइस को जीआई मिला, और जम्मू से बसौली की पेंटिंग और बसौली पासमीना को जीआई मिला। जबलपुर भेड़ाघाट से स्टोन क्राफ्ट को जीआई प्राप्त हुआ है। तो ये इतनी बड़ी विरासत है, और हम धन्यवाद देते हैं वर्तमान सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो जीआई के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। वो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से जब मिलते हैं तो अधिकतर वो जीआई उत्पादों को ही भेंट करते हैं, बताते भी हैं ट्वीट करके कि हमने बनारस की गुलाबी मीनाकारी को दिया है, मेटल क्राफ्ट को दिया है, वुड कार्विंग को हमने दिया है, हैंड ब्लॉक प्रिंट को हमने दिया है। ये वो जानकारी भी देते हैं कि किस जगह का कौन सा उत्पाद है और हम उसको दे रहे हैं। जैसे नाथद्वारा की पिछुई पेंटिंग है, या बीकानेर की उत्साह कला और कसीदाकारी की बात है, या जोधपुर का बंधेज है, जो उदयपुर की कोफ्तगिरी आर्ट है, जो तलवार के भाले के ऊपर में प्राचीन समय से होती थी, और महाराणा प्रताप की तलवार के ऊपर में भी, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार के ऊपर में भी वो कोफ्तगिरी का वो काम किया गया वहाँ पे। तो ये जो कला है, विरासत है, और यह खान पान की चीज़ों को जब हम लेते हैं, आने वाले समय में प्रक्रिया में शामिल है बनास का लाल पेड़ा, ठंडई यहाँ की उसको भी शामिल, तिरंगी बर्फी बनारस की जो है, या धारवाड़ का पेड़ा उसको जीआई मिला, तिरुपति के लड्डू को जीआई मिला हुआ है। तो ऐसे भी उत्पाद हैं जो कि फूड प्रोडक्ट के रूप में शामिल है। हाथरस की हिंग को जीआई प्राप्त हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उसी जोग्राफिकल एरिया में। अब हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जब किसी उत्पाद को जीआई मिल जाता है तो उसकी मार्केटिंग का, प्रमोशन का, ब्रांडिंग का भारत सरकार के कुछ
महत्वपूर्ण विभाग हैं। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि डीपीआईटी है, एमएसएमई है, नाबार्ड है, सिडबी है, डीसी हैंडीक्राफ्ट, डीसी हैंडलूम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यह तमाम प्रदेश सरकारें हैं, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड है, अलग अलग राज्य सरकारें भी हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं जो अपने उत्पादों को जीआई कराने के लिए सामने आ रहे हैं। जिसमें नाबार्ड ने तो अभी अपनी जीआई की एक स्कीम बना दिया, पोस्ट जीआई इंटरवेंशन की स्कीम बना दिया, बड़ा फायदा हो रहा है एग्जीबिशन में, मेला में, प्रदर्शनी में। डीपीआईटी ने भी जीआई को लेकर के एक काफ़ी बड़ी अपनी स्कीम बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी बनाया हुआ है, एमएसएमई बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहा है। अभी सिडबी जैसी एजेंसियां भी, दूसरे सीएसआर भी आ रहे हैं प्रमोट करने के लिए। तो और ई मार्केटिंग का काम, जो एजेंसियां ई मार्केटिंग का काम कर रही हैं उनका एक बड़ा दायित्व है, कारपोरेट हाउस का भी एक बड़ा दायित्व है, जो इन शिल्पियों ने जिन चीज़ों को बचा के रखा हजारों साल से, जैसे वेद को नष्ट नहीं किया जा सका, वो मनुष्य के मस्तिष्क में रहा, उसी तरह से हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, फूड प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के, ये उन शिल्पियों के, किसानों के मस्तिष्क में कला रही है, वो विधा रही है, जिसको उन्होंने बचा के रखा है। और जीआई टैग होने के बाद वो कानूनी मान्यता मिल गई। तो ये एजेंसियां ई मार्केटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया में भेजने का काम करें। कुछ एजेंसियां तो भेजने का काम कर भी रही हैं, जिससे प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, दोनों को फायदा मिल रहा है। बनाने वाले को सही दाम मिल रहा है, उचित दाम मिल रहा है, और जो खरीद रहा है उसको भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, सोर्स ऑफ ओरिजिन की गारंटी के साथ मिल रहा है। और हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में जीआई का ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है, भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में लगभग 10 से 15 हजार उत्पादों को जीआई होने की संभावना है। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भारत जीआई के माध्यम से फिर से सोने की चिड़िया की दिशा में बढ़ेगा और पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को ई मार्केटिंग के माध्यम से, सोशल मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से वो असली उत्पाद प्राप्त होंगे और उत्पादक करने वाले शिल्पियों, बुनकरों, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। पुरस्कारों का जहाँ तक सवाल है, वो तो उसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था, और सिद्धांतः हम किसी पुरस्कार के लिए हम आवेदन नहीं करते हैं। हमारे जो सेकंड लाइन हमारी है, थर्ड लाइन है, उनको हमसे पहले पुरस्कार मिल चुके हैं, क्योंकि हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनके लिए हम आवेदन करते हैं, भेजते हैं। लेकिन ये सरकार इस तरह की दिल्ली में इस समय वर्तमान में बैठी हुई है जो लोगों को खोजती रहती है। 2017 में हमें नेशनल आईपी अवार्ड मिला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अवार्ड मिला जीआई के लिए, और 2019 में वो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी टीम है, अपना खोज करके उन लोगों ने हमारे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को 2019 में पद्मश्री जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवैधानिक वो सम्मान से सम्मानित किया। पुरस्कार, सम्मान एक प्रेरणा के लिए है। और 2014 के पहले बनारस में सिर्फ 2 जीआई था। आज की तारीख में बनारस और आसपास के जनपद में टोटल 23 जीआई है, और अभी 10 होने जा रहे हैं। हम परम सम्मान के पहले सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में जीआई के ऊपर में और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। 2019 के बाद से, मार्च 2019 के बाद से हम भारत के उत्तर प्रदेश के अलावा 21 राज्य तक पहुंच चुके हैं, और वो संख्या जो उस समय 8 की थी, आज की तारीख में 2050 जीआई तक फैसिलिटेशन का काम चल रहा है। और हमें विश्वास है कि लगभग 1-1.5 वर्ष के अंदर में वो सारे के सारे ग्रांट हो जाएंगे और नई चीज़ें शामिल हो जाएगी, जिसमें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा जैसा, मेघालय जैसा महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल है। तो ये कोशिश है हमारी। अंडमान निकोबार में हमने 7 जीआई को फाइल कराया है, दमन दीव में भी शामिल है, वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो फाइल किया गया है। तो एक कोशिश हमारी है कि हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते जाएं, और जो लिगेसी है, जो हजारों साल की लिगेसी है इस राष्ट्र की, इस विरासत की, वो एक संपन्नता की तरफ बढ़ती चली जाए, और जिससे राष्ट्र का गौरव फिर से जो है, वो जो खोया हुआ गौरव था फिर से हासिल हो, और लाखों लाख लोगों को फिर से वो सम्मान मिल सके। और आज की तारीख में हम भारत के 22 राज्य में जीआई के इस पूरे अभियान को लेकर के चल रहे हैं, और लगभग 250 के आसपास जीआई फाइल करा चुके हैं।
इसी महीने अभी 4 दिन पहले तक जो हमारे फैसिलिटेट किए हुए जीआई की जो संख्या है वो 106 तक पहुंच गई है। तो आप कह सकते हैं कि एक जीआई का शतक जो है वो लगाया जा चुका है और आने वाले समय में संख्या तेजी से बढ़ रही है। हम भारत सरकार के, वर्तमान सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के खास तौर से, जिन्होंने इस पूरे के पूरे जो संकल्प है उनका आत्मनिर्भर भारत का, जो उनका विजन है कि हमको जो भारत की सोने की चिड़िया रही है वापस फिर से उसको ऊंचाई पे लेके जाना है, तो वो जो प्रमोशन कर रहे हैं और सारे मंत्रालयों को निर्देश है उनका कि इसको आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, तो उस अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले 10 वर्ष के अंदर भारत लगभग 4 से 5 हजार जीआई की संख्या को टच करेगा और 15 से 20 हजार जीआई होने की संभावना यहाँ पे अभी आने वाले समय में है। जब हम विकसित राष्ट्र की जिस समय हम बात करेंगे तो शायद भारत उस समय हो सकता है कि 20 हजार से अधिक जीआई टैग भारत के पास हो। और ये इससे बड़ा गर्वान्वित करने वाला कुछ हो नहीं सकता है कि जब हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं तो भारत हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फूड, स्पाइसेस और सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के मामले में भी विश्व गुरु साबित होगा। Thank you, Dr. Rajnikant, for your inspiring message. Your insights on supporting and empowering our artisans are truly enriching. Now, let's hear from our expert on empowering artisans through digital platforms. We will now explore how technology is transforming the way artisans connect with markets and showcase their skills. नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। आज हम भारत की अलग अलग कलाओं पे बातें करेंगे। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं जो भारत की पारंपरिक कला को दर्शाते हैं। आइए मिलते हैं मिस कल्पना काकोती से जो आसाम से हैं और मूंगा सिल्क में विशेषज्ञ हैं, मिस बबीता मैसूर से जो मैसूर गंजीफा, मैसूर और मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग में विशेषज्ञ हैं, मिस्टर संदीप विश्वकर्मा वाराणसी से जो बनारस वुड कार्विंग में माहिर हैं, मिस्टर शाहकार हुसैन भदोही से जो कारपेट्स बनाते हैं, और मिस्टर तरुण कुमार सिंह और कृष्ण कुमार वाराणसी से जो गुलाबी मीनाकरी में विशेषता रखते हैं। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। आज हम इनके सफर, इनके कार्य और इनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्पना जी, पहला सवाल आपसे। मूंगा सिल्क का अपना एक यूनिक चार्म है जो इसे दूसरे सिल्क से अलग बनाते हैं। आपके विचार से मूंगा सिल्क की कौन सी खास बातें हैं जो इसकी विशेषता को बनाए रखते हैं? हेलो जी मैम। जी मैम, मुगा सिल्क, द गोल्डन सिल्क ऑफ असम। द गोल्डन सिल्क और मुगा सिल्क is known all over for its unique properties like natural golden brilliance, a super fine texture which is resilient, has humidity absorption quality, thus having a long shelf life. According to a report, Muga fabric has the highest tensile strength than other natural silk. राइट, थैंक यू मैम। अगला सवाल बबीता मैम से पूछना चाहेंगे। मैम, मैसूर गंजीफा एक बहुत ही ट्रेडिशनल और यूनिक आर्ट फॉर्म है। इस आर्ट फॉर्म की खास बातें क्या हैं जो इसे दूसरे आर्ट फॉर्म से अलग बनाती हैं? Yeah, Mysore traditional Gandhipa painting is a miniature painting. It is used as a playing card. राजा महाराजा playing card के जैसे use करते थे। अभी playing card, I mean, we have the way we have a different playing cards like that. But it was very intricate and unique patterns are there, and they used to use gold on it, real gold on it. It was a luxury game, and that used to make their memory power and the logical thinking increase करता था राजा महाराजाओं का। वो फन गेम के लिए यूज करते थे पहले, एंड वो डिफरेंट मीडियम से बनाया जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल नेचुरल कलर से बनता था, एंड वो पहले तो आइवरी में बनता था। जब आइवरी बैन हो गया, देन दे स्टार्टेड डूइंग इट ऑन लेदर। लेदर भी बैन हो गया है अभी,
and then they started doing it on paper. Now what we do is we use a paper, we dye it with a natural color, and we make it look like a leather, but it's not a leather. And now we are trying with the banana fiber. That is a unique part of our company, what we are trying to do. And we are trying to incorporate this Ganjipa in a different types of different forms. For example, we are making a tea posters, we are making a pendants, something like that. We are coming up with a unique product. But Ganjipa as a history, it is a micro miniature painting and it is used to play as a playing card. Interesting. This is something new for me. Yeah. अगला सवाल संदीप जी से पूछेंगे। संदीप जी, जी बनारस वुड कार्विंग एक बहुत ही प्राचीन और विशेष कला है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। मैम, बनारस वुड कार्विंग मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पहले चंदन की लकड़ी चंदन की लकड़ी से जो लकड़ी को उकेर करके हम लोग कहते हैं उसे जीवन से प्रदान करना। तो चंदन की लकड़ी में हम लोग मेरे दादाजी पिताजी लोग काम करते थे। और आज के दिन में क्या लकड़ी तो चेंज हो गई, चंदन बहुत महंगी हो गई है। तो राजा महाराजा हुआ करते थे, उस पर कुछ कलाकृति से ज्वेलरी बॉक्स हुआ या कुछ से गिफ्ट प्रोडक्ट, जब वो एक अपने राज्य से दूसरे राज्य में, अपने शहर से दूसरा शहर में जाते थे तो एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, एक लग्जरी गिफ्ट, एक हाथ से बना हुआ काफी जो बेशकीमती हो। तो इस तरीके का आर्ट फॉर्म बनारस का एक इतिहास रहा है। और क्योंकि आज सिर्फ बनारस में ही नहीं, इस तरह के आर्ट फॉर्म पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बनारस से कलाकृति बनती है और जाती है। वाह। सर, अगला सवाल हम पूछेंगे शाकर जी से। भदोही की दरी में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं सर। आपके विचार में इन कारपेट्स दूसरे जगह के कारपेट से कैसे अलग होते हैं? भदोही का तो कारपेट का इतिहास बहुत पुराना है और मैं इसके बारे में एक बहुत एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसकी हिस्ट्री ये है कि आज से करीब लगभग तकरीबन 700-800 साल पहले ईरान से कुछ व्यापारी जो थे और ईरान से जो कुछ हैंडमेड कारपेट, क्योंकि हैंडमेड कारपेट जो है उसका जो जन्म हुआ है वो ईरान से। तो ईरान से कुछ व्यापारी इंडिया से होके वो किसी दूसरे कंट्री जा रहे थे, तो उन्होंने जब वो डे चुना तो ये एक रास्ता है जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है इंडिया से, जो कि पेशावर से लेके और कलकत्ता तक गया। तो वो रास्ता भदोही से होके ही जाता है बनारस को लेते हुए, जिसको आप आज के डेट में हम लोग जीटी रोड बोलते हैं। उसी रोड पे ये व्यापारी ईरानी जा रहे थे और उन्होंने कुछ दिनों के लिए यहाँ पे अपना जो है स्टे किया भदोही में। तो उनसे लोगों ने, भदोही वालों ने पूछा कि सर आप लोग क्या करते हैं? बोले कि मैं कारपेट, हम लोग वीविंग करते हैं और उसको बना के बेचते हैं। तो उन लोगों से भदोही वालों ने कुछ हुनर सीखा कैसे इसको करते हैं। फिर यहाँ पे कारपेट का ट्रेडिशन चला और यहाँ पे कोई रोजगार तो था नहीं भदोही में, भदोही का कोई ऐसा कोई बिजनेस था नहीं। यही उन्होंने कला उनसे ईरानियों से सीखी और फिर यहाँ पे कारपेट का जन्म हुआ। कारपेट की जो एक बहुत बड़ा इतिहास चला रहा है। आज भदोही एक वर्ल्ड लेवल पे है कारपेट के मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडमेड कारपेट। अगर इंडिया में हैंडमेड कारपेट कहीं बन रहा है तो भदोही में है। भदोही वाले उसको लोग जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि अब जितनी भी हाथ से बनी हुई चीजें हैं हैंडमेड, जितनी भी कलाएं हैं वो खत्म होने की कगार पे, क्योंकि उसके कई कारण हैं। जैसे उसमें कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही है, वीवर्स को, श्रमिक को, लेबर्स को उनके मन मुताबिक मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये हैंडमेड चीजें बदल रही हैं। दूसरी चीज की, अगर हैंडमेड कोई प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे हैंडमेड कारपेट हो या दरी, तो उसकी कॉस्ट, लेबर कास्ट बढ़ गई है। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कंज्यूमर्स हैं या वर्ल्ड में, जिनको उनको उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया कि मशीन मेड चीजें मिल, मशीन मेड कारपेट मिल जाए। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री या ये जो कला है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। और हम लोग हैं जो कि अपने वीवर्स को पैसे से दे के उनको, उनकी कलाओं को बचाए हुए हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ की जो डिजाइनिंग है, आप यहाँ पे जो भी चीज आप देंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट में कुछ भी है कि मैं उसको कारपेट में डेवलप करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कोई सीनरी देख लिया कि ये
ये एक सीनरी है, मान के चलिए कि झरना है, पेड़ है, मान के चलिए कि झरना है, पेड़ है, उसमें एनिमल्स भी खड़े हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे तो हम लोग उसको कारपेट में उतार के आपको बना के दे देंगे। वाह। ये ट्रेडिशन है जो कि बहुत टफ है, लेकिन जी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आपके संसद भवन में जो कारपेट बिछा है, अभी जो नया संसद भवन बिछा बना है, उसमें भी भदोही का ही कारपेट बिछा हुआ है। मोदी जी ने उसके इनाग्रेशन में इसकी चर्चा भी की कि ये जो कारपेट है भदोही के कुशल कारीगरों ने इसको बना के यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो ये ट्रेडिशन बहुत बहुत ही अपने आप में यूनिक है और लग्जरियस भी आइटम है, लेकिन महंगा होने के साथ साथ अब जो है इसमें लेबर कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है और लेबर अब काम नहीं करना चाह रहा है। हम लोग उसको किसी तरह से उनको प्रलोभन देके, लालच देके, उनको एडवांस देके इसको ट्रेडिशन को बचा रखे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट फोकस नहीं करती है तो ये जो कारीगरी है ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है सर। इसके बारे में हम लोग आगे बात बिल्कुल करेंगे सर। जी अगला सवाल हमारा कृष्ण जी और तरुण जी से है सर। जी सर, मीनाकरी एक ऐसी कला है जो अपने इंट्रिकेट डिजाइन और रंगों के लिए मशहूर है। तो आप जी बताएं, गुलाबी मीनाकरी बनाने के क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे ऑडियंस को नहीं मालूम होगा? गुलाबी मीनाकारी पहले तो शुद्ध चांदी के ऊपर रेडी किया जाता है। इसमें शुद्धता का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मीना के रॉ मटेरियल जो हम लोग को होता है मीनाकारी, वो मेटल के ऑक्साइड से बना हुआ कलर होता है। ये अगर सिल्वर अगर शुद्ध होगी, उससे बना स्ट्रक्चर अगर शुद्ध चांदी से बना होगा, कोई चीज जैसे ज्वेलरी हो गई या आर्टिफैक्ट हो गया, तो ही उस पर ऑब्जर्व करेगा। और अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर मिलावट हो गई तो उसमें वो खोल की तरह, जैसे छिलके के जैसे वापस निकल जाएगा मीनाकारी। तो एक सोने और चांदी के शुद्धता का प्रमाण भी मीनाकारी देता है। दूसरे, ये क्राफ्ट जो है राजा महाराजाओं के समय से, जैसे पहले के समय में लोगों के उनके महलों तक ही सीमित थी ये कला। और जैसे उनके छत्र में, सिंहासन में, मुकुट में, उनके ज्वेलरी में, उनके खाने के बर्तनों में इनका उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब ये कला जो है आम लोगों तक पहुंचने वाली है आप लोगों के माध्यम से। और हम लोगों को उम्मीद भी है कि अच्छा प्ले करेंगे आप लोग इस चीज को लेकर के। और इस क्राफ्ट को हम लोग अभी तक बचाए भी रखे हैं। 2014 में ये कला बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, मतलब काफी लोग छोड़ने वाले थे इसको। तो इसमें जब जीआई हुआ 2014 के बाद में, तो इसका बहुत ज्यादा धीरे धीरे प्रदर्शनी कई जगह पे लगा। और कई लोगों ने इसको जब देखा तो इसमें काफी प्रचार प्रसार के बाद, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भी अ, अन्य कलाओं के साथ इस क्राफ्ट का भी प्रचार प्रसार भी बाहर के लोगों को गिफ्ट दे करके या जैसे किया। तो इसमें हम लोगों का जो इंटरनेशनल स्टेटस जो है और बढ़ा है जी इसमें। तो हमें उम्मीद है आगे कि अच्छा काम होगा आगे चल करके इस चीज बिल्कुल को सर। लेकर के। और जी ये कला जो है शुद्ध चांदी के ऊपर या शुद्ध सोने के ऊपर जो गुलाबी पेंटिंग जो यहाँ का जीआई रजिस्ट्रेशन है जिससे, वो स्वर्ण भस्म से बना होता है, गोल्ड के डस्ट से बना होता है। इसको चंदन के तेल में मिलाकर इस पे फिक्स किया जाता है। और टोटल हैंड वर्क है इसमें, शुरू से लेकर अंत तक। जैसे स्ट्रक्चर बनाना, पत्थर बेलना, तार खींचना, और इसका डिजाइन बना करके इनग्रेविंग करना, मीनाकारी करना, हिट करना। इसमें क्या जो फर्नेस आता है वो भी हम लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं सारा कुछ काम। और इसमें काफी ट्रेनिंग भी हमने दी है लोगों को, जो अपने अपने घर से लोग काम कर रहे हैं अभी। और लोगों को इसमें जोड़ने की भी जरूरत है, बिल्कुल ताकि इस कला को अगर बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तभी इसमें बढ़ोतरी संभव है। तो सरकार के द्वारा उम्मीद है कि लोगों को और ज्यादा थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग का वो सिस्टम चलाया जाए, ताकि ये कला और बढ़े और लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी बातें सुनने से हमको यही लगा कि पहले की कला रूप को लग्जरी आइटम माना जाता था जो खास लोगों के लिए ही होती थी। आज जी हम इन्हें फिर से जीवित करने और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में चुनौतियां तो आती ही हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में बात करेंगे सभी से। कल्पना जी, आपसे आपसे वापस सवाल पूछ रहे हो। ये बताएं कि आपने रॉ मटेरियल आप अपने आइटम्स के लिए कहाँ से लाती हैं, और उसकी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम होगा। ये तो इस बारे में कुछ बताएं आप।
हाँ, ये तो बहुत चैलेंजिंग है। अपने अभी सरकार जी ने जो बात बोली कि गवर्नमेंट की हम लोग को बहुत सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो कला है ये धीरे धीरे हमारी जो मशीन की मतलब सारे वर्ल्ड में क्या है, मशीन में चीजें ऐसा हो गया है कि हमारा ट्रेडिशनल चीजें जो है वो लुप्त होती जा रही है। तो हम लोग क्या है कि अभी इस शिल्प को हमारे असम में हैंडमेड ज्वेलरी है, इन दोनों को जीवित रखने के लिए हम लोग बहुत अपने जेब से, मतलब ऐसा है कि कभी नहीं होता है, फिर भी हम इस कला को जीवित रखने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत अभी क्या है, अभी मतलब बारिश का मौसम है, इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो इस वजह से क्या है कि वेबर्स जो है, जिस जगह पे वेबर्स लोग रहते हैं वहाँ पे फ्लड, बहुत ज्यादा फ्लड है, जिसके वजह से ये जो थ्रेड्स है इन लोगों को मेंटेन करना, फिर एक जब ये वेबर्स जब एक एक मतलब पेयर निकालते हैं, उसको रखने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है कि एक पेयर निकाल लिया, रखेंगे कहाँ, क्योंकि फ्लैट इतना बढ़ गया है। और ये जो है एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, इसको बहुत मतलब ध्यान से रखना पड़ता है। एकदम मतलब जब प्लांट से कोकोन से निकालने से एकदम आपको एक ड्रेस कंप्लीट ड्रेस जब तक एक कस्टमर के हाथ में पहुंचते, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा। इसके प्राइस के अनुसार मेहनत बहुत ज्यादा है। वर्कर्स को अभी यही कहूंगी कि मैं गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तभी तभी ये जो हमारी ट्रेडिशनल कला है ये जीवित रहेगी। नहीं तो ये मतलब अभी जो मशीन की दुनिया है इससे जाके एक समय में लुप्त हो सकती है, अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रॉपर टाइम में नहीं मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ऐसी ही चुनौती बबीता मैम भी फेस करते होंगे। मैम, आप जिस आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं वो कंटेम्प्रेरी मार्केट में मेंटेन करने में कई मुश्किलें आती होंगी, तो अब क्या ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए उनको ओवरकम करने के लिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? If you're talking about raw material, both of them, I mean, many things has been banned by the government. For example, the animal skin and tusk of the elephant. So many things are banned. But we have found out the substitute for that, and we are working on it. Raw material resourcing, it's not a big deal for us. If we are talking about the marketing and stuff, anyhow, the way everybody said, it is a handmade, it's time consuming, and the labor cost is involved, and people are not recognizing that. They're just comparing the prices with the machine made, which is a very difficult task for everyone now, the people who are into handmade products. Because machine made, it's a very faster and it's a cost worthy. But handmade ऐसा नहीं होगा. Handmade के लिए तो बहुत time लगेगा. And you know how it is. It is a very intricate work, very delicate work. The Ganjipa card is made in 4 inches. So we have to do the miniature paintings on that. So and nowadays people are not taking it because they are not able to generate any income from that. I mean, for example, if I say, the South India is full of engineers and doctors, that is how they are manufacturers of engineers, kind of a thing, especially in Bangalore, Mysore, Karnataka, Tamil Nadu, and those kind of thing. They IT salary, if you compare with the artist salary, it is nowhere it is matching. Now, younger generation, they doesn't want to come into this field. They directly say survival is not possible with this art form. So now younger generation, none of us are interested to learn this. In fact, government is trying their level best to give a training. You don't believe people are not getting enrolled into this because it is really hard work. People doesn't have an artistic sense and they doesn't even know how to appreciate the artistic sense, especially the younger generation. So that is where we are facing a lot of problem and people are not ready to make this painting at all because of this intricacy and minute thing. They don't even have a sense of art. It वो छूट गया है. I mean, art का इतना importance नहीं रहा अभी कितना पहले था, and the way the people used to appreciate that ऐसा नहीं रहा अभी. Only few people, like only 10% is left out. Just think about, if we are thinking about making money or making your survival, 90% is not interested, and only we have to target the 10%.
The 10% is also have a different taste. So meeting their expectation is becoming difficult for all the artisans, what I feel. I hope I've given the proper answer to you. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। संदीप जी, इसी के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे। चंदन की लकड़ी लाना, उस पे कार्य करना और बाकी लोगों को प्रेरित करना, आप भी कह रहे थे इस बारे में कि ये एक चैलेंज रहा है, तो कुछ बताएं उसके बारे में। जी मैम, मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे मेरा ओपिनियन है या मेरा रिसर्च है, तो जी तो तीन चीजें हैं जो काफी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। सबसे पहला, जैसे सब लोगों ने बताया, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर और भी प्राइवेट सेक्टर से वो लकड़ियों को एक्सपोर्ट कर दे रही है कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज में। बट उनको ये भी चीज ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे देश की जो कला है, प्रोडक्ट्स है, अगर हम इसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ आर्ट वर्क अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका एक अलग ही प्राइस मेकिंग है। बिल्कुल। दूसरी चीजें जो हम लोग सोचते हैं, आज कला विलुप्त क्यों होती जा रही है, इस बारे में भी सोचना एक सबसे बड़ा चीज है। हम लोग जो चीजें बनाते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल चीजें बनाते आ जा रहे हैं, बट आज का जो जनरेशन है, एक्स जनरेशन है, आज का जो नेक्स्ट जनरेशन लोग बात करते हैं, चीजें थिंकिंग अलग होती है। जो ट्रेडिशनल के साथ साथ आज मॉडर्न युग में भी लोग जी रहे हैं, कुछ टाइप पे कुछ को चाहिए होता है। तो हम लोग डिजाइन पे भी कुछ वर्क कर सकते हैं। तो काफी चैलेंजेस आते हैं, आज मॉडर्न कुछ आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो नहीं, ये तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। कुछ इस टाइप की चीजें अगर बनता तो शायद हम लोग के लिए एक आर्ट वर्क भी होता और एक यूजेबल प्रोडक्ट भी होता। जी उस पे सोचना चाहिए। और हम्म, भाई, हमारे बनारस में प्रॉपर 400 आर्टिजन्स हैं। अगर हम लोग इस पे काम करें तो शायद, मुझे जो लगता है, जो हमारा एक देश की धरोहर है, संस्कृति है, हमें उसे बचाए भी रखना है बिल्कुल। और सबको काम मिले। और एक सबसे प्राथमिकता है आर्ट को खत्म नहीं होने देना। इसके लिए हमें, जो आर्टिजन इस पे काम कर रहे हैं, उनका जो दैनिक आय है उस पर हम्म बढ़ोतरी हो। जब उनकी दैनिक आय, उनके पास अच्छा पैसा, खुद के बच्चे, खुद के घर में लोग अगर उस काम से उनकी आय अच्छी अर्जित होगी, तो वो लोग भी, और भी लोग बाहर से प्रेरित होंगे और काम करने आएंगे। क्योंकि ये आर्ट फॉर्म है, एक अच्छी कला है। हम लोग चंदन की लकड़ी अभी तो ऑक्शन वगैरह से खरीदते हैं। चंदन के साथ ही साथ कैमा की लकड़ी आती है, कदम की लकड़ी आती है, उस पर भी काम करते हैं हम लोग। आइडल्स पे काम करते हैं, आइडल्स बनाते हैं। जो बुद्धिज्म कंट्रीज है या बनारस और अपने इंडिया में भी जो बुद्धिस्ट आते हैं, वो लोग खरीदते हैं, जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी मुझे चैलेंज समझ में आता है सेल का। जो हम्म अपनी इंडियन मार्केट है, उस पर कैसे फोकस किया जाए। हम तो बना रहे हैं, हम तो आर्टिजन है, हम बना के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अपने पास रखने से नहीं होगा। उसको एक अच्छी मार्केट में, एक खरीदने वाला, दूसरा बेचने वाला, जो बेच रहा है और कौन खरीदने वाला है, जब तक हम्म वो दोनों मिलेंगे नहीं, इनकी इसकी जरूरत है, जब तक ये सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा जो आर्ट है वो दबा का दबा रह जाएगा। हम कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना बना लें, उस पर जान क्यों नहीं डाल दें, जब तक एक खरीदार तक नहीं पहुंच पाएंगे, या खरीदार हमारे बारे में नहीं जान रहा है, तो वो सब सारी चीजें बनाना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मार्केट में बहुत अच्छा सेल नहीं आ पा रहा है, या आ पाता है, और लोग काम छोड़ते चले जा रहे हैं, नए नए काम में चले जा रहे हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैं कभी कभी कुछ मेरे फॉरेन के कस्टमर्स भी हैं, मैं खुद अगर कुछ उनको अच्छा बेच पाता हूँ, मैं कुछ जैसे कि मैं पहले HDFC बैंक में सेल्स मैन एग्जीक्यूटिव भी रह चुका हूँ। अच्छा बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा एक सांस्कृतिक है, मेरे घर का पैतृक व्यवसाय है, पैतृक कला है, मुझे इसे ज्वाइन करना चाहिए और मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कलर हूँ, बट मैं वो 400 आर्टिजन के बारे में भी सोचता हूँ। मुझे तकलीफ होता है जब मैं सोचता हूँ कि पहले 1000 आर्टिजन काम करते थे, आज 400 रह गए हैं, या आने वाले समय में 300 या 200 हो जाएंगे। मुझे ये सोच के खराब लगता है कि हमारी बनारस की जो कला है वो कहीं ना कहीं से अब विलुप्त होती जा रही है। इसे बचाने की जरूरत है। इसे अब बनारस की गवर्नमेंट के साथ साथ हम आर्टिजन्स को और आप जैसे लोगों को भी आने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है कि जो ये पहचाने, और जो खरीदार है, जो कस्टमर है, वो अवेयर हो कि ये हमारे इंडिया की चीजें हैं। यही हमारे इंडिया की चीजें हैं जो US वगैरह में सैकड़ों डॉलर्स, $1000 में बिकते हैं, और हम्म वही इंडियंस खरीदते हैं जो बोलते हैं ये इम्पोर्टेड है। हम्म वो जो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे इंडिया में, हमारे किसी गांव में, हमारे किसी शहर में, कस्बों में बना हुआ है। अगर हम इसे एक वैल्यू दें, हम उसको प्रमोट करें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो GDP है वो काफी ऊपर जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिकग्निशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यही जी इसी मुद्दे को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी लेके आए हैं। जी। सर नहीं शाकर तो जी मैं आप जी जी, कहिए। ये सब सारी चीजें हैं। और जैसा कि एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, आज का जो मार्केट है जो ऑनलाइन डिजिटल, आज का कस्टमर चाहता है वो एकदम लाइव देखे कि जो हम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं क्या वो सचमुच से दिख रहा है हमारे, अगर डाइनिंग रूम में या फिर लॉबी में, या मैं किसी गिफ्ट को दोस्त को दूंगा तो उसका प्रेजेंटेशन क्या आएगा। तो इस तरीके का जो प्रॉपर चीजें उनको सामने प्रस्तुत होगा, दर्शाएगा, तो शायद मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे जो एक कला है, जीआई है, काफी अच्छा होगा। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है शाकर जी से। सर कारपेट्स बनाने और बेचने के प्रोसेस में कई कहानियां जुड़ती हैं। बनाते दौरान चुनौतियां भी हासिल होती हैं। तो किसी चुनौती से जुड़ी कोई यादगार या दिलचस्प कहानी बताइए सर। सर आप म्यूट पे हैं सर आप। यस। जी जी सर। यस मैम। जी कहानियां तो बहुत हैं। हमारी ये जो कला है ये तो पुरानी है, साथ साथ ये एक बहुत टफ काम है जो कि हमको जहां तक नहीं लगता कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कर पाएगी, क्योंकि इसमें इसका जो लेबर वर्क बहुत टफ है। जैसे जो रॉ मटेरियल होता है वो आता है मोस्टली ईरान से, न्यूजीलैंड से, साइबेरियन, रोमानिया से। इसको जो भेड़ का वूल होता है वो हम लोग इसका प्रोसेस आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जो भेड़ का वूल होता है वो उसको हम लोग मंगाते हैं वाया जो है कंटेनर से, वहां से आता है। फिर इसको यहाँ पे उस जैसे कि मान के चलिए एक भेड़ है तो उसके अंदर जो उसके बाल हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे बाल उसके वाइट हैं या सारे ब्राउन हैं, समथिंग कुछ डिफरेंट। फिर उसकी छटाई होती है, उसमें ब्राउन शेड अलग किया जाता है, फिर व्हाइट शेड अलग किया जाता है। फिर उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, क्योंकि इसका स्मेल इतना खराब होता है कि अगर आप अगर उस जगह चली जाएंगी जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है तो आप बेहोश हो जाए। हम्म, तो फिर इसकी छटाई होती है, फिर केमिकल से इसको वॉश किया जाता है। वॉश करके फिर वहां से वो एक मशीन के प्रोसेस में उसको धागा का रूप दिया जाता है, क्योंकि ये बाल अलग अलग चीजें होती हैं। फिर उसको जोड़ के धागा का रूप देख के फिर वो यहाँ भदोई में आता है। फिर उसकी एक वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद डाइंग प्रोसेस है। कलर, जैसे कि आपने कहा कि नहीं मुझे रेड कलर का कारपेट चाहिए, तो मटेरियल जो है वो तो मान के चलिए कि किसी कलर में उसको रेड कलर डाइंग होती है। फिर हम लोग उसको जो है फिर एक कैट बनता है। कैट माने नक्शा बनता है कि जो आपका, जैसे कि आप मेरे पास आई, आपने देखा कि मुझे तो मैंने ये मोबाइल में डिजाइन देखी है गैलेक्सी। गैलेक्सी मीन्स मैंने, आप समझ रहे हैं गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ही मुझे बनवाना है वो डिजाइन। तो वो फिर डिजाइन को हम लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं, उसमें भी आर्टिशियन बैठते हैं। हर हर चीजों के आर्टिस्ट अलग अलग, मैपिंग के आर्टिस्ट अलग हैं, डाइंग के आर्टिस्ट अलग हैं, और वॉशिंग के आर्टिस्ट अलग हैं। तो ये लोग अपना अपना वर्क करते हैं। फिर कैट बनता है, फिर डाइंग होता है, फिर वीवर को दिया जाता है, वीवर उसको बीनता है। वीवर में भी बहुत सी कहानियां हैं कि अब जैसे मैंने उसको कारपेट तो दे दिया बीनने के लिए, पैसे भी दे दिए, लेकिन अब वो एक ह्यूमन है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन है। वो उसके यहाँ शादी भी होगी, उसके यहाँ मट्टी भी हो सकती है, बीमार भी हो सकता है। तो एक जो कारपेट का वो कई सेक्टर से गुजर के बनता है। मान लीजिए आपने कारपेट दिया बिनने के लिए, उसके यहाँ पता चला कैजुअलिटी हो, अब वो कारपेट रुका है। अब वो 40 दिन जब बीतेगा तो काम करेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस में जाता है। फिर कारपेट उतरता है, फिर हम लोग जो है उसको जो है वॉशिंग प्रोसेस में भेजते हैं। वॉशिंग होती है। वेदर खराब है, जैसे आजकल का मान के चलिए कि मानसून का सीजन चल रहा है, रेन का सीजन, तो पता चला 15-15, 20-20 दिन कारपेट सूख ही नहीं पाते, पड़े हुए हैं वहां पे। फिर जो है वो सूखते हैं तो फिर तैयार होता है। फिर जो है हम लोग उसकी मार्केटिंग आते हैं कि अब ये कारपेट तैयार है। फिर बायर्स को, क्योंकि जो कारपेट है ऑलमोस्ट जो हम मेरा बिजनेस है आज के डेट में वो टोटली टोटली एक्सपोर्ट है। हम इंडिया मार्केट में सेल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इतने महंगे कालीन
को अफोर्ड करने वाले, क्योंकि मान के चलिए कि अगर 8x10 का एक कारपेट, वो 1.5 लाख रुपए का कारपेट पड़ रहा है, तो इंडिया मार्केट में जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो 1.5 लाख का कारपेट नहीं बिछा सकता है। रिच लोग बिछा सकते हैं लेकिन हर आदमी नहीं बिछा सकता। अच्छा, फॉरेन में क्या है कि फॉरेन में दूसरा चीज है, सबसे बड़ा जो फॉरेन का इफेक्ट है, कारपेट तो उनको बहुत महंगा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे यहाँ से उनके यहाँ करेंसी का बहुत डिफरेंट। जैसे कि अगर वो $1 लेके आते हैं तो उनको यहाँ 80 रुपया मिल जाता है, 83 रुपया आज की डेट में। तो अब मैंने कारपेट उनको 1 लाख रुपया का दिया तो उनके यहाँ $1000 का पड़ा। तो आप जैसे इंडिया में अगर $1000 का मार्केट में 1000 रुपए का कोई मैट या कारपेट खरीदने निकलेंगे तो आप तुरंत ले लेंगे, ओके मुझे चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वो 1.5 लाख है इसलिए महंगा है, तो उनके यहाँ वो कन्वीनियंट है, $1000 पे कर देते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के डेट में हमारे प्रोडक्ट को टर्की ने, चाइना ने मशीन मेड में डेवलप कर दिया। इंडियन कारपेट को डिजाइन चोरी करके उन्होंने मशीन में डेवलप में कर दिया। अब वो हम $1000 का बेच रहे हैं कारपेट, वो उसी कारपेट को $100 में बेच रहे हैं। तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है कि चीजें मशीन मेड में चलेगी। अब अगर एक कला को आप कॉपी कैट कर देंगे तो कला तो खत्म हो जाएगी, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई एट द सोर्स। लेकिन हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि देखिए ये हैंडमेड है। ये पहली बात, ये कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, सारा प्रोसेसिंग से हो रहा है, हाथ से बन रहा है, हाथ का मटेरियल है, हाथ की कला है। इसमें कोई एक्रेलिक मटेरियल, कोई ऐसा मशीन या ऐसा कोई डाइंग का प्रोसेस नहीं है जो कि आपके बॉडी को हार्मफुल। तो कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं कि जो बहुत सेंसिटिव हैं, वो मशीन मेड प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते। अब इनसे बहुत सी कहानियां भी हैं हम लोगों ने, मेरे ही खुद की अपनी कहानी है कि मेरे फादर ने ये काम जो स्टार्ट किया था आज से करीब लगभग 50 से 60 साल पहले। और उन्होंने एक इंटीरियर गांव में गए, वहां पे उन्होंने उस समय गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कैंपेन चल रहा था कि आप अगर रूरल डेवलपमेंट में जाके कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई उनको रोजगार देते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो हमारे फादर को उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक तरह से उनको इंसेंटिव दिया, तो वो वहां पे जाके 2-4 घरों पे बच्चों को, अरे मतलब कारीगर आदमी को पकड़ के, औरतों को पकड़ के उनको सिखाया कि इस तरह से कारपेट वीविंग होती है। और वो फिर धीरे धीरे स्किल स्टार्ट हुआ और जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग करते चले आ रहे हैं। इस समय तो मेरे फादर जी हैं नहीं, लेकिन अब मैं उनके बिजनेस को संभाल रहा हूँ। और वो लोकल मार्केट में ही बना के बेचते थे, हम इंटरनेशनल मार्केट में इस समय फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन मार्केट है आज के डेट में यूएसए और टर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इन कंट्री में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये बिजनेस बहुत सरवाइव कर रहा है, बहुत ही दिक्कत में है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट पे 20% इंसेंटिव देता था। जैसे कि आपने कोई कारपेट बनाया तो वो इस बिजनेस को, इस हैंडमेड को और प्रमोट करने के लिए उस पर 20% इंसेंटिव, जैसे 1 लाख रुपए का आपने कारपेट बेचा तो उस पर 20,000 रुपया आपको इंसेंटिव मिलता था, ताकि इस बिजनेस को और एक्सप्लोर करें। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, टफ हो गया है बिजनेस। और जो यंग जनरेशन है, देखिए जो यंग जनरेशन है, मेरे पास इतने सारे लोग मेरे सामने आर्टिशियन बैठे हैं जो कि यंग जनरेशन है। अब वो पैसा फास्ट कमाना चाहती है, वो चाहती है कि बस मैं काम कम करूं और पैसा ज्यादा कमाए। ये चीज इस बिजनेस में नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। एक आर्टिस्ट का प्रोडक्ट को उसके कॉन्सेप्ट से लेके और धरातल पे आने में बहुत टाइम लगता है, चाहे वो लकड़ी का वुड कार्विंग हो, चाहे वो जरदोजी का काम हो, चाहे वो हैंडमेड कारपेट का हो। कोई ऐसा बता दे कि जो हैंड वुड कार्विंग है, क्या वो एक दिन में कोई चीज बन जाएगी? वो इम्पॉसिबल है। तो इसमें जो लेबर कास्ट से ज्यादा है। आज जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि मैं जीन्स पहन के घूमूं और मोबाइल लेके, वो इस काम पे उसका फोकस नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट से प्रेम कर रहे हैं, अगर मैं कहूँगा, तभी वो आज बिजनेस को अपने बचा पाए। अदरवाइज वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में होते तो बहुत से बिजनेस को चूज कर लेते, क्योंकि हैंडमेड में अब कुछ रहा नहीं। ये सिर्फ अपने आर्ट से, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं
वो अपने आर्ट से प्रेम कर रहे हैं, उसको बचाए हुए हैं, उसमें वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उसको वो जिंदा किए हुए हैं कि ताकि ये मेरी ये कला खत्म ना हो जाए। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था। मैं इस प्लेटफॉर्म के तहत अपने सारे आर्टिस्टियन के को साथ लेके गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि इन सारे आर्टिस्टियन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, उनको हर तरह की सहयोग दिया जाए ताकि वो इस इंडिया के हैंडमेड आर्ट को जिंदा रखें, ताकि आने वाले जनरेशन को भी मालूम हो कि ये कोई कला थी। अगर वो खत्म हो गई जनरेशन के बाद तो खत्म हो गई। तो ये मेरा एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है। और बाकी इससे बहुत सी जुड़ी कहानियां हैं जो कि हम शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प बिजनेस है और एक बहुत ही लेबोरियस बिजनेस है जो कि अब यंग जनरेशन इसमें जुड़ना नहीं चाहती। वो कंप्यूटर पे बटन दबा के पैसा कमाना चाहते हैं, और ये कला को करने के लिए अब लोगों के पास टाइम नहीं। जी, साथ में हम ये भी कहेंगे, जैसे बाकी सब ने भी कहा, कि उनको जागरूक करने की भी जरूरत है, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। जैसे आप अपने कारीगरों को प्रलोभन दे रहे हैं, वो क्या गवर्नमेंट क्या दे सकती है जिससे उनको लगे कि हाँ, हमें भी इस कला के साथ जुड़ने में हमारा ही फायदा है। तो वो देखिए भी मैम, ऐसा है कि कला को आप तभी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसको मैं देसी एक लोकल लैंग्वेज में, जो कि एक जनरल लैंग्वेज थी कि भूखे पेट भजन न होत भय। अगर मेरा पेट नहीं भरेगा तो भजन में भगवान को याद नहीं कर पाऊँ। अगर लेबर को उसकी काश, उसकी मजदूरी नहीं मिलती है तो वो काम नहीं कर पाएगा। और जो आज के डेट में देखिए, ये सारे चीजें जो जितनी बन रही हैं हैंडमेड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से लोग बैठे हुए हैं, सब ये जितने प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी, ये टाइम लगता है इसमें। अगर टाइम के बिहार पे आप उसमें वेजेस जोड़ेंगे तो वो नहीं पड़ रहा है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देता था, लेबर लोग जैसे जो उस बिजनेस को ओरिएंटेड जो चला रहे थे तो उनको इंसेंटिव मिलता था, तो वो अपने लेबर को दे रहे थे, तो वो आर्ट जिंदा था, बढ़ रहा था, सिखा रहे थे जगह जगह। आज क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही है ठीक है, आपको बिजनेस करना है, आप 2 करोड़ रुपया हमसे लोन ले लो। 2-3 करोड़ या 10 करोड़ रुपया लोन उसका समाधान नहीं है। आपने तो हमको दे दिया 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ रुपया तो आप तुमसे इंटरेस्ट ले लिए ना, वो तो मेरे बिजनेस पे ही चला गया, तो मेरे जेब में कहाँ आया, मेरे आर्टिस्ट को कहाँ मिल रहा है। हम तो आर्टिस्ट को काटेंगे कि भाई हमको तो इस महीने बैंक की ईएमआई भरनी है, इंटरेस्ट भरना है, हम उसे कहाँ से दे पाएंगे। तो कहने का मतलब हमें डायरेक्ट रूप में ये मिले कि भाई आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर इसको सेल करते हैं तो हम हमारी तरफ से आपको ये सहयोग, या आप एक यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट बनाने के लिए हम आपको देंगे, आप 10 लेबर रख रहे हैं, उनको आर्ट को जिंदा रखें, आप अपना डिटेल्स भेजिए, ये भेजिए, तो हम उसके प्रमोशन की भी करेंगे। उसमें जो परेशानियां आ रही हैं, आपके लेबर को क्या दिक्कत, लेबर कॉस्ट नहीं मिल रही, तो हम उसमें आपकी हर तरह से सहयोग करें, तब ये आर्ट बच पाएगा। अदरवाइज ऐसे बहुत से इंडिया के जो आर्ट हैं मैम, शायद हमें आपको पता नहीं होगा, वो आज खत्म हो चुके हैं। वो सिर्फ आर्ट पे ही रह गए, जिन्हें कुछ दिन के बाद हम आप सिर्फ किताबों में पढ़ पाएंगे कि ये एक आर्ट था इस शहर का, बिल्कुल वो सही, अब नहीं बिल्कुल रहे। सही। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत टफ है। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के खुश जरूर हूँ, लेकिन अभी उसका मुझे वो एडवांटेज दिख नहीं रहा। मिलेगा सर। गवर्नमेंट एक्सप्लोर तो जरूर कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, ऐसा नहीं है। ये जो हम लोग आज बैठे हैं, गवर्नमेंट ही उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन अभी हम लोग धरातल पे नहीं आके काम कर रहे हैं। अभी हम लोग मेन जगह पे नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ बड़े बड़े एजेंडा तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा अभी जो इस आर्ट को जिंदा रखेगा उस तक हम लोग नहीं पहुंचे। तो मेन फोकस करना है कि हमारा आर्टिस्ट बचा रहे। आर्टिस्ट तभी बचेगा जब उसका पेट भरेगा, अदरवाइज वो बिजनेस, ये कला छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने आर्टिस्ट हैं मैं आपको बता दूं, कारपेट के, जो आज रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं दिन भर में 800 रुपया 900 रुपया पैदा कर लेता हूँ, मैं कारपेट बीन रहा हूँ, इसमें 300 रुपया नहीं मिल रहे, तो मैं क्यों बीऊं, मेरे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे। अच्छा, अब जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बेचारे
इस बिजनेस को बचा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक कितना पैसा लगा पाएंगे कि वो बिजनेस को बचाएंगे। वो प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल सही। रॉ मटेरियल लाएंगे, कि स्टॉक करेंगे, कि वो वर्ल्ड मार्केट में उसको प्रमोट करेंगे, कि वो उसको बेचेंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि बायर जो खरीद रहा है तुरंत पेमेंट कर दे रहा है, वो भी टर्म्स कंडीशन करता है कि भाई हम 1 महीने बाद करेंगे, 90 दिन बाद करेंगे। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएगा। सही बात है। नहीं। अब आप ही से अब मैं कह दूं कि मैम आप कोई आर्ट को जिंदा करिए, उसको, उसका रॉ मटेरियल भी खरीदिए, उसके वीवर को भी रखिए, फिर उस प्रोडक्ट को बना के बेचिए भी, फिर बेच के पैसा लिए, तो सब कैसे संभव। आप अपनी अपनी घर गृहस्थी को चला पाएंगे, मुझे बता दीजिए। सही। तो ये बहुत टफ है। अगर आर्ट को, इस सारे हैंडमेड जितने प्रोडक्ट, जितने लोग बैठे हैं, जितने ओनर, जितने भी ये आर्टिस्ट बैठे हैं, अगर ये अपने आर्ट को जिंदा रख पाएंगे, तभी आने वाले भविष्य में, कि जब तक गवर्नमेंट इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं सामने आएगी। अदरवाइज ये कहिए कि हम आपको 4 करोड़ दे दें और आप 4 करोड़ का इंटरेस्ट ले लीजिए, तो हम तब तो वहीं रह जाएंगे, आर्ट भी खत्म हो जाएगा और मैं कर्जदार भी रह जाऊँ। जी दोनों चीजें हैं, आर्ट जी भी खत्म हो जाएगा और मैं गवर्नमेंट का कर्जदार भी रह जाऊँ। जी। नहीं नहीं, वही हम समझ रहे हैं दैट नई पीढ़ी की आशाएं, आर्टिजन्स की उम्मीदें और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का मेल ही हमें आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीजें तभी रह पाएंगे जब, अब हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हमें हर तरह से उसका सहयोग मिलेगा, तभी हम इस चीजों को बचा पाएंगे। अदरवाइज आप ये देखिए बनारस का क्या हाल है। बनारस की 75% जो है साड़ी का काम खत्म हो गया, सब मशीन मेड में चला गया। 70 क्या, मैं तो कहूंगा बनारस, कुछ बनारस के लोग भाई लोग बैठे होंगे, हमारे ख्याल से 80% ही बिजनेस मशीन मेड में चला गया। अब कंज्यूमर क्या है, देखिए हैंडमेड साड़ी महंगी पड़ती है, कंज्यूमर को सस्ता चाहिए। वही बनारसी सेम साड़ी 700 रुपए की मिल रही है, तो वो 700 वाला ले रहा है। भाई अगर इसमें गवर्नमेंट मदद करे तो हो सकता है वो साड़ी सस्ती पड़ सकती है, लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा, तो हर आदमी लेगा, तो बिजनेस एक्सप्लोर होगा। जी 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 तो उसी तरह सारे हैंडमेड है, चाहे वो हमारा कारपेट भी हो। कारपेट अगर आप देखना चाहें, आपके पास रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्ड, आप इंडिया का एक्सपोर्ट देख लीजिए कारपेट का, पिछले 10 साल का उठा लीजिए, हर साल गिरता चला है, जी हर साल कारपेट एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है। उसका रीजन यही है कि कोई सहयोग नहीं है, कहीं से कोई मदद नहीं है। जो जो लोग कर रहे थे वो अपने आप को बचाना मुश्किल है, आर्टिशियन को क्या बचा पाएंगे। जी सर। सर इसी बात पे हम कृष्ण जी और तरुण जी से बात करना चाहेंगे सर। जी। आपने, जी, तो सर ये आपका आपका जो कार्य, आपका जो क्राफ्ट है वो आपके परिवार का एक क्राफ्ट लग रहा है, जैसे आप अपने भाई के साथ बैठे हैं। तो इस क्राफ्ट के ट्रेडिशन को बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में आपको क्या क्या रुकावटें आई, और किस प्रकार आपने, क्या बदलाव आप लाए कि ये बात आगे बढ़ सके। इसमें मैम दरअसल जो चीजें पहले थी वो बहुत कम, जैसे जीआई होने के पहले बहुत कम चीजें चलने लगी थी, जैसे आर्टिफैक्ट नहीं था पहले। तो इसमें मैंने शुरुआत में 2007-8 में ज्वेलरी का नया वो किया, शुरुआत किया करना। तो कुछ चीजें फोकस तो हुई, तेजी से चली भी, लेकिन वो काफी दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि थोड़ा सा, जैसे सरकार जी ने बताया, नहीं नहीं, जैसे टफ काम होता है ना, इसमें भी वैसा ही है कुछ। हैंडमेड है और सारे आर्टिजन जो इसके हैं, तो वो उसमें जैसे समय देते तो उतना उनको मिलता नहीं है, उतना उनको उसका अ, जो मिलना चाहिए उसका जी मानदेय वो नहीं मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जितना से ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े और ट्रेनिंग्स भी हों, कि लोग ज्यादा ज्यादा सीखें, क्योंकि बहुत टफ काम है ये। मैग्नीफाइंग से देख करके, जैसे ज्वेलरी का वर्क है, ये काफी इसमें डिमांड में है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें, करें। और इस काम को सीखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, जैसे कि बारीक काम है तो 7 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप है जो स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा स्टेप जो है इंग्रेविंग की मीनाकारी, फिर उसके बाद पेंटिंग का वर्क होता है, हिटिंग का वर्क होता है, मोती जैसे सजाने का काम होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग समय में 22 स्टेप अलग अलग, जैसे कोई एक स्टेप हो गया तो 4 महीने 6 महीने तक सीखना पड़ता है कम से कम।
तो आजकल के लोग सही में वो चीजें नहीं सीखना चाहते हैं। काफी लोग इसमें कम हो गए हैं इसके वजह से। तो और लोगों की जरूरत भी है और सरकार के सहयोग की भी जरूरत है इसमें, कि कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी चलवाएं। इसका प्लेटफॉर्म जैसे सेलिंग का एक अलग प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग जैसे सहयोग कर रहे हैं तो और ज्यादा फोकस इस पे करें, जी जैसे हैंडीक्राफ्ट के आइटम के साथ में, कि इसकी जो आर्टिजन है वो खत्म ना हो पाए, ये काम आगे बचा रहे, चलता रहे। और हम जैसे हम इस काम को संभाले हैं तो उन्होंने भी सही बोला है कि अपना योगदान, काफी योगदान देना पड़ता है इसमें, काफी समय हम लोग दे रहे हैं और काफी हम लोगों का घाटा भी होता है इसमें। लेकिन पुरानी कला है, माँ बाप और खानदान से पहले मिला हुआ है, हमारी चौथी पीढ़ी है इस कला में। तो इस चीज को बढ़ाते हुए हम यहाँ तक अभी अ, आए हैं। तो आगे भी सोचते हैं कि और ज्यादा उन्नत करे हमारे देश की कला जो है। ठीक, तो सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यही हम जानना। सभी को। जी हाँ। हम सभी को सही बात। जी जी जी। वही हम सोच रहे हैं कि आज के युवाओं को सिर्फ इन कला रूपों को सीखने ही नहीं बल्कि उनको सराहने की भी जरूरत है। सरकार को जी। ऐसे इनिशिएटिव शुरू करने चाहिए जिनसे इन कलाओं को प्रचार, जो जो जिस वजह से ये कलाएं प्रचारित हों, लोगों को प्रेरित हम्म, करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत भविष्य बनाए। इससे ना सिर्फ जी। कला के प्रति लोगों की समझ और लगाव बढ़ेगा बल्कि इससे इन कलाओं से जुड़े लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर स्टेट में एक गवर्नमेंट को एक गैलरी बनाना चाहिए जिसमें कि हर एक अलग अलग शहर के चीजों का हैंडमेड प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो, ताकि बिल्कुल वहाँ के लोग जाने या वहाँ जो आने वाले हैं लोग जाने और उसको देख के वो उसको लेने के भी इच्छुक हो जाए। अगर इस तरह का भी प्रोग्राम चलता है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। हर जी शहर के अंदर एक छोटा सा गैलरी बनाया जाए, वहां पे डिस्प्ले में लगे रहे कि यहाँ यहाँ ये प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक ये अवेयरनेस होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हाँ। जो है पैसे वाले लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सी कला है या क्या चीजें बन रही, उन्हें पता ही नहीं है। उनके और पास जेब में पैसा जरूर है, चीजें चाहते भी हैं, लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन चीजें कहाँ मिलती हैं, वहां से हम वो प्रोडक्ट ले लें। तो ये हम्म, है, या तो स्टेट लेवल में हो, जैसे लखनऊ है यूपी का, तो लखनऊ में एक गैलरी बने। अब उस स्टेट के अंदर कितने हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, उन शहर के अंदर किसकी बनारस की साड़ी है, कारपेट है, दरी है, जदोदी है, तो वो डिस्प्ले में रहे वहां। जैसे कि यूपी कोई आया ट्रेवल करने के लिए, टूरिस्ट आया तो उस गैलरी में गया तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वो जी उससे वहां से वो खरीद सकता है। हाँ तो इस हाँ तरह का हम्म, भी एक कंपेन हो। या जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक गैलरी हो, आर्टिस्टियन गैलरी हो, वहां पे सारे प्रोडक्ट लगे हों कि यूपी के ये हैं, असम का ये है, बंगाल का ये है, तो वो उसको जाके खरीदे या वो उन प्रोडक्ट को लेके वो अपने कंट्री में बेचे। बहुत से ऐसे हैं फॉरेन में चीजें उनको हैंडमेड चाहिए, महंगा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हैंडमेड चीज ही इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो उनको यूनिक लगता है। दिस इज डिफरेंट थिंग्स, तो वो चाहते हैं। लेकिन अब उन्हें पता ही नहीं कि चीजें कहाँ बन रही हैं। जब मैं जीआई के फेयर में गया तो मैं खुद देख के दंग रह गया कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी हाथ की कला की चीजें हैं। मैं तो पहली बार जीआई फेयर लगाया, देखा कि कोई मैम आई थी अपना प्रोडक्ट लेके, किसी ने चावल पे हैंडमेड से कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था, तो मैं तो देख के खुद दंग रह गया कि हमारे इंडिया में ऐसी सी हाथ की कलाएं हैं। नहीं तो नहीं जब तक एक्सप्लोर नहीं होगा उसको, तब तक देखिए लोगों को आज के पता नहीं जो चीज चलेगा। दिख रहा है, जैसे जो चीज दिख रहा है, आप जैसे मान के चलिए, आप आज के डेट में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर देखिए, तो ये लोग इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप हर वक्त आपको दिखा रहे हैं तो आप ले ले रहे हैं। जब कोई चीज दिखाई जाएगी, मालूम होगा, तब ना लोग खरीदेंगे, अदरवाइज कैसे लेंगे। तो ये इस तरह का प्रमोशन गवर्नमेंट चले कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑफ माय कंट्री, तो वो एक्सप्लोर करें, अलग अलग कंट्री में सेमिनार्स करें, अलग अलग देशों में वो अपने आर्टिशियन को भेजे, वहां पे वो एक पूरा प्रोग्राम चलाए और वहां पे एडवर्टीजमेंट करे, तो क्यों नहीं बिकेगा, क्यों बिल्कुल नहीं होगा। जी साथ ही इसका इसका जो है होर्डिंग हवाई हवाई अड्डों पे, जैसे एयरपोर्ट पे और
रेलवे स्टेशन पे भी बिल्कुल, कुछ बहुत वहाँ सही पे बात होना कह रहे हैं। होना होना चाहिए, जिसके द्वारा लोग जैसे यात्री आते जाते हैं तो उन पे नजर पड़े, और वहाँ पे आर्टिजन का नाम, फोन नंबर वगैरह के साथ में होना चाहिए कि किस जगह का ये काम है, कहाँ का क्राफ्ट है, और किसने किया है, ये भी साथ में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट का, अपने अनमोल विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज का ये सेशन हमें दिखाता है कि कैसे हमारे आर्टिजन्स अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए नए युग के साथ कदम मिला रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका सम्मान करें, इनकी कला को आगे बढ़ाएं और इनका योगदान बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। I want to add धन्यवाद। something to this. Yes, ma'am. Thing is, GI trade पे का अभी कुछ नहीं हो रहा है. I think they should concentrate on making more GI trade fairs. अभी जो नोएडा में last year हुआ था, 2023 was better than 2024. This year ऐसा कुछ भी trade fair नहीं हो रहा है. अगर government can organize these kind of a trade fairs and invite the foreigners to there. See, the major problem what we are facing in India, people are not interested to buy our product because this is our local product. Because फॉर एग्जाम्पल कारपेट, आप उस पर्टिकुलर शहर में जाएंगे, सब लोग कारपेट बना रहे हैं, कोई नहीं खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग गांजीफा पेंटिंग, एवरीबडी नोज अबाउट गांजीफा पेंटिंग इन एंड अराउंड. So what government can do that, different products in the different state and different country, that would be very ideal. I think गांजीफा आपके शहर में नहीं है, so आपको अगर कुछ अलग दिखाएंगे, so people would like to buy it. The people who are making that particular art form in that particular area, everybody is aware and they know how to make it, and they may not, जो बहुत ज्यादा देखेंगे उसमें interest नहीं होगा. Something different and unique, then the people will like it. That's why the foreigners are buying our product, because they are not seeing these products. So Yes, what yes. government can do, they can arrange most of the thing in abroad, arrange the exhibitions for GI craft, and promote them and take the artisans there and ask them to do the demo. Then if they see that, they will know what is the pain behind, and they don't mind paying money for it. That is what is my view on this topic. Yes, exposure will definitely add a lot of value and impetus to the product, and only then can we Yes. hope recognition for any sort of efforts to be put by the general public in True. amplifying this. Yes. Yeah, GI trade fair एक कब छोटा क्यों नहीं हो सा रहा है? GI trade fair क्यों नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है. सब आर्टिजन का यही क्वेश्चन है. Actually, GI trade fairs was helping us to connect with the people, and people used to buy, and our I mean, yeah, sales was improved a little bit. But at the same time, it came back again because nothing is happening now. तो लगातार प्रयास करने इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है. जी. इस जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट वर्चुअल होने से ये कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे हर स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक एग्जीबिशन साल में 2 या 3 बार हमारी जो प्रोडक्ट्स है उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, तभी लोग समझ पाएंगे. इसमें मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है. अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेंगे तो हम लोग जरूर सफल हो पाएंगे. हम लोग का जो कष्ट है आर्टिजन्स का, नहीं तो हमारे साथ ये जो कला है लुप्त होती जाएगी. अभी ये क्या है कि हम लोग ये कला कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग इसको सपोर्ट तभी करेंगे जब इनके इसके थ्रू इनकम होगा. बेसिकली मेन चीज है आपका जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो अगर इसी के थ्रू बराबर मिलती रहेगी तभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन ये करने के लिए उत्सुक होगा. नहीं तो हमारे साथ ही ये लुप्त हो जाएगा. तो इसको जीवित रखने के लिए आई थिंक द मेन रोल गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा. तो तभी ये कला मतलब हर स्टेट का, अभी असम का हो या बनारस का, जहाँ का भी हो, मतलब ये एक्सपोजर चाहिए, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेगा. जी जी. सुनने में आ रहा था कि शायद सितंबर में ऐसा होगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे. हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी बात समझे, सुने और उस पे सही इनिशिएटिव, सही डिसीजंस ले.
I एक can बात do मैं और almost कहना चाहूंगा, suggestion. जैसे जीआई फेयर जो हुआ मैम, और उसका डेट चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे एक प्लेटफॉर्म बनाया और एक फेयर किया, बहुत बड़ा फेयर किया, अच्छा था फेयर। अब जो कंज्यूमर, जो कस्टमर्स आपके यहाँ आए, चाहे वो इंडिया के बाहर आए, लोकल बाहर, और चाहे इंटरनेशनल आए, वो एक बार पहला विजिट किए, उनको दिमाग में लगा कि ये चीज यहाँ प्रोडक्ट हैंडमेड मिल सकती है, वो अपने कंट्री में वो सैंपल लेके गए, वहां उसको मार्केटिंग किए, दोबारा वो सोचे कि हम आएंगे यहाँ पे फिर इसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपका फेयर ही नहीं हो रहा है, तो कैसे ये होगा? फिर बिजनेस तो खत्म हो गया। कोई चीज कंटिन्यू रहेगी तभी आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ना। वो हर साल उसी डेट पे फेयर होने चाहिए। जैसे कि जर्मनी में कारपेट का फेयर होता है, तो उसका डेट फिक्स है हर साल का, 15 से 18 जनवरी में दो वो होता है हर साल में। तो वो डेट फिक्स है, कस्टमर को ऑटो जनरेटेड पता है कि इस टाइम पे फेयर होता है, वो पहले से अपनी प्लानिंग करता है कि मुझे जर्मनी जाना है, उस फेयर को अटेंड करना है, वहां में ये ऑर्डर प्लेस करना है, ये माल हमें परचेज करना है। तो उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये फेयर आपने किया तो उसको हर साल कंटिन्यू उसी डेट पे होना चाहिए। दूसरी चीज कि फेयर किया, आपने आर्टिस्ट को बुलाया और उसमें आर्टिस्ट को लिखा आपने मैसेज में कि मैं आपका ट्रेन का टिकट का पैसा दूंगा, मैं आपका जो माल जाएगा, जो आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे, उसका फ्रेट भी दे दूंगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन आने के बाद आज तक नहीं मिला, एक साल से दूसरा साल शुरू हो गया है, तो ये भी एक गलत है। आर्टिशियन का मन टूट जाएगा। एक बार तो किसी तरह से पैसा जुटा के बेचारा गया फेयर में कि चलो ठीक है फेयर करते हैं, कुछ बिजनेस मिलेगा, बढ़ेगा, ठीक है, बाय द वे वो गया फेयर में, अटेंड किया, बिजनेस मिला नहीं मिला वो उसका भाग्य। लेकिन आपने जो कमिटमेंट किया था, आपको दे देते तो कम से कम उसको ये होता, चलो मेरा बिजनेस नहीं मिला, मेरा जेब से कुछ लगा तो नहीं। अब उसका भाड़ा भी चला गया, वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी चला गया, सारे खर्चे भी चले गए, और उसे कुछ बिजनेस नहीं मिला, उसका मन टूट जाएगा, वो आगे फेयर भी नहीं करे। तो ये भी चीज हो, या तो आप ब्रोशर्स भेजने से पहले, फेयर करने से पहले साफ लिख दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, वो एक अलग की बात है, वो सोचेगा चलो मैं जाऊंगा अपनी जेब से, मेरी हिम्मत है, पड़ेगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आप लिख दिए, वो उसी हिसाब से बिहार पे खर्चा भी कर रहा है कि चलो हमें ये रिटर्न गवर्नमेंट दे दे। अब बाद में आप कह रहे हैं मैंने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट से पूछा कि आपने कहा तक देने के लिए, क्या सरकार ने नहीं दिया तो हम कहाँ से दें? तो ये भी गलत है। अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो लिखिए मत। तो इस तरह से ये फेयर बहुत अच्छा था, मैं इसमें फेयर में कोई कमी नहीं कहा, लेकिन ये फेयर अपने एक टाइम पे, जो टाइम पे हुआ था उसी साल हर साल होना चाहिए था। और जो उसमें शर्तें नियम लिखी गई थी कि आप आएंगे, आपका मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दूंगा, और एसी चेयर कार का, और प्लस आपका जो फ्रेट होगा, जो माल आने जाने का भाड़ा भी मैं आपको दूंगा। टोटल फ्री था, इसमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया था। लेकिन वो मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिला, उसका मन टूट गया। तो इसी वजह से ऐसे फेयर फिर लोग करेंगे नहीं। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। कमिटमेंट हो तो हो, अदरवाइज ना हो, वो भी साफ सुथरी बात जी जी। नहीं, है। हमारी सरकार बात गलत तो नहीं थी ना? सर वही बात, नहीं सर सही। लगातार कोशिश कर रही है समझने का इन कलाओं से जुड़े लोगों की चिंताओं के बारे में, लेकिन उनको प्रयास और बढ़ाना होगा। उनको मुद्दे सुलझाने के लिए ठीक कदम उठाने जरूरी हैं, ताकि इन कलाओं का विकास हो सके, ताकि आपकी चुनौतियों आप दृढ़ निश्चय से उनका सामना कर सके, और ये कलाएं आगे आने वाली पीढ़ियों तक बरकरार रहे। तो उम्मीद है कि ये बातें जो हमने की वो सब सुन के सब। कुछ मैं कहना चाहता हूँ मैम, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव सब कुछ ठीक है, हम लोग यहाँ हैं और कला के बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है एक सफल प्रयास सबका है, भविष्य कोई नहीं जानता। बट मैं एक वोस्मोस से आग्रह करना चाहता हूँ, कला सृष्टि से आग्रह करना चाहता हूँ कि चैलेंजेस से सक्सेस की जो गैप है, जहाँ तक वोस्मोस, कला सृष्टि और आप सब की जो टीम है, नवीन सर की टीम है, गैप को मिटा पाने की कोशिश अगर आपके साथ वो हो पाए, तो मुझे लगता है एक चैलेंज से एक सक्सेस स्टोरी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। हम लोग मैं एक एचडीएफसी में बैंक की नौकरी छोड़ के मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं एक अपने आर्ट को, एक अपनी पहचान को दे पाऊँ। इन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए मैं अपनी खुद की और अपने शहर की एक स्टोरी दे पाऊँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉस्मोस का। मुझे लगता है शायद
आप लोग के साथ काम करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अच्छा कंज्यूमर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। जी, हमारी धन्यवाद। कोशिश बिल्कुल यही है। And धन्यवाद। I want to say something, and I want to request government to make a compulsory rule that they have to learn the local craft. I say incorporate हो जाएगा education में, which is mandatory for them to learn a local craft. Then maybe we can sustain the whatever we are doing. Maybe that can be one of the, remedy to sustain the art. I can suggest that. See, government is doing its level best to do, but thing is, it is not reaching where it has to reach. That is a major problem. Absolutely. Understand. Yeah. वैसे मैं कोसमोस के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, आप जी, स्नेहा जी और नवीन जी, मैं सभी से बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जिक पर्सन है। अब ये अपनी बात आप आर्टिशियन की कितनी गवर्नमेंट से रख पाते हैं और कितना वो अपने आर्टिशियन को हेल्प कर सकते हैं, ये एक अलग पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट आप नहीं, गवर्नमेंट से आप बात रख सकते हैं, लेकिन मैं आपके सारे लोगों के काम से बहुत खुश हूँ और लगता है, मुझे उम्मीद भी है कि फ्यूचर में आपने इंडिया के जो आर्ट है और आर्टिशियन को बचाने में मदद कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जो आपका प्रयास है वो सराहनीय, इसमें कोई दुराई। नवीन जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये सारी शिकायतें या सारी जो बातें हैं आर्टिशियन की, वो गवर्नमेंट के सामने रखें और उसमें क्या बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है आर्टिशियन के लिए, वो आप उसको उनके लिए भरसक प्रयास करें। बाकी मेरी तरफ से कोई ज्यादा बात हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए था, आप सबकी बातों को आगे लाने के लिए। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद इस अवसर Thank you so much. निकालने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you to our speaker for throwing light on how digital platforms are empowering artisans today. Your inputs have been truly invaluable in understanding the intersection of technology and traditional craftsmanship. Now, moving on, our next session features Sandeep Vishwakarma. His work exemplifies the vibrant and intricate craftsmanship we're celebrating today. Over to you, Sandeep. मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा, काटनी कला का एक कलाकार हूँ, आर्टिजन हूँ। इस कला में मेरा एक पैतृक कलाकृति है। मेरे दादाजी, पिताजी और अब हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे दादाजी हाथी के दांत में कलाकृति बनाया करते थे, जो हम लोगों ने देखा। मैं पहले जब अपने एजुकेशन टाइम में मैं HDFC बैंक में एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, तब सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम की तरह मुझे ऐसा लगा कि जो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, जो एक हम नौकरी कर रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा जो हमारा एक व्यवसाय है, पुराना पैतृक कला है, इसकी महत्व काफ़ी कम हो रही थी। इसमें कुछ यंगस्टर नए लोगों की आने की ज़रूरत थी। हम लोग इस कला में आए और इस कला में आने के साथ साथ आज का जो युग है, आज का दौर है, आदमी 3 चीज़ें कमाना चाहता है, नेम, फेम और मनी। एक कलाकार भी एक ऐसा है जो अपने कला के दम पर अपना नाम, अपना शोहरत के साथ साथ अच्छी पैसा, अच्छी इनकम भी अर्निंग कर सकता है। सबसे बड़ी और इन सबसे ऊपर एक चीजें हैं, अपने जो देश की पारंपरिक कला है उसको बचाए रखना। तो इस सब को देखते हुए, सोचते हुए हमने इस काम में आना पसंद किया और ऊपर वाले की कृपा से और जो अपनी पहचान है हमारे दादाजी, पिताजी के हुनर से आज हम इसमें काफ़ी हद तक आगे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा है, सुना भी है कि भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी और पुराने समय में भारत एक सर्व संपन्न देश हुआ करता था। आज भी वो सर्व संपन्नता है देश में, लेकिन चीज़ों की अहमियत बदल गई है, लोग सोचने का तरीका बदल गई है।
पुराने ज़माने में लोग आते थे यहाँ के आर्ट्स वगैरह खरीदते थे, खरीद करके ले जा करके अपने कंट्रीज में सेल करते थे, बेचते थे। उसी तरह लेकिन आज का जो दौर है, आर्ट के महत्व को बढ़ाने का दौर है। हम लोग को जो कला है, धरोहर हम लोग को मिला है, हम इसको, जो चीज़ें मुझे इंस्पायर्ड करती हैं, मुझे लगता है कि अगर हम एक इंसान को क्या चाहिए, इंसान को चाहिए मनी और फेम, साथ साथ अगर आपको फेमस होना है तो आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, जो हमारे घर में मुझे अपने थर्ड जनरेशन के रूप में मुझे मिला है। तो मैं उसे पूरा बजाता हूँ, और बजाते हुए मैं एक आर्ट बनाता हूँ, जैसे गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, के साथ साथ राजे महाराजा पुराने समय में एक मारवाड़ी चाल चलन होता था। मारवाड़ जो लोग आते थे, राजशाही जो नक्काशियाँ हुआ करती थी, उसे हम आज भी दर्शाते हैं, अपने चंदन की लकड़ी में बनाते हैं, लाल लकड़ी में बनाते हैं, जो कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं, एक आर्ट वर्क, आर्ट फ्रेम अपने विदेशों में भी, विदेशी भी काफ़ी आते हैं अपने देश में घूमने के लिए, काफ़ी उसे पसंद करते हैं और लेके अपने देशों में जाते हैं। जो आज कला बना रहे हैं, जो आज कला बेच रहे हैं, पहले क्या होता था, जो बाजार लगा करती थी, समुद्र के नदी के किनारे आसपास बाजार लगा करती थी, बाहर से लोग आया करते थे और वहीं पे बाजार में चीज़ें पसंद किया करते थे, उठा के ले जाया करते थे। आज का जो दौर है वो फिर 5G का दौर है, आज का दौर है मोबाइल का दौर है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में लोगों के पास इतना समय नहीं होता, काम में होता है, नहीं होता है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आज लोग इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या चीज़ें हैं। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जहाँ सारे लोग रहते हैं, हम सबसे कनेक्टिंग नहीं हो सकते, हम सबको अपने बाजार में नहीं बुला सकते। इसके लिए हमें सोशल मीडिया और जो आज वर्चुअल जो साइट्स वगैरह चल रहे हैं, वर्चुअल एरा चल रहा है, जैसा कि हमने अभी कला सृष्टि ओसमोस के बारे में देखा, मैंने वहाँ पे एक चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, जो वहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो हमारे आर्ट्स को, जो हमारी कलाओं को, जो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ दिखाई जा रही है। इससे ये चीज़ मुझे लगा कि हम खुद तो नहीं जा सकते बाजार में, हम खुद बिलियंस पीपल्स के पास नहीं पहुँच सकते, लेकिन ओसमोस के माध्यम से, इस वर्चुअल दौर में, वर्चुअल साइट्स के माध्यम से हम जो है अपने हर एक कस्टमर को अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं और हमारे अपने बाजार में अपने सेल में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं। अपने बनारस की बात करें तो 1000+ आर्टिजन्स काम करते थे, बट समय के बदलाव के साथ साथ धीरे धीरे आर्टिजन्स इसको छोड़ के जाने लगे। उन्हें पहले से कम मजदूरी मिला, पहले से चीज़ें चेंज हुई। चूँकि आज का जो एरा बदल रहा है, सोशल मीडिया का एरा आ रहा है, वर्चुअल स्टोर का एरा आ रहा है, शायद वो चीज़ें बदल नहीं पाए। लेकिन आज का जो एरा है, आज जो ओसमोस का प्रयास है, इसके माध्यम से जो लोगों का आर्ट है, जो कला है, जो हमारे आर्टिजन्स है, आज बनारस में 400 आर्टिजन्स काम कर रहे हैं। वर्चुअल स्टोर के माध्यम से उनकी कला को पूरे देश में, विदेश में इसको दिखाया जाएगा, इसको एडवर्टीज किया जाएगा, और हो भी रहा है। आज हम सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह अपने आर्ट्स को देखते हैं, और वहाँ के देश से और विदेश से दूर दूर के जो आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी देखते हैं, जिससे हम सीखते हैं। वो हमें बताते हैं हमें क्या बनाना है, कस्टमर्स खरीदते भी हैं, जिससे जो हमारा एक बनारस की जो कम्युनिटी है, वुड कार्विंग की जो कम्युनिटी है, इससे काफ़ी उनको एक आर्ट की एक अलग पहचान मिल रही है, उनसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि वो कलाकार हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन आज के दौर पे क्या बनाना है। आज एक कस्टमर और आर्टिजन्स, एक बेकर्स और बनवाने वाले के बीच की जो दूरी थी, वर्चुअल स्टोर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कम हो गई है। आज वही बिक रहा है जो आप चाहते हैं, जो कस्टमर चाहती है, इसके माध्यम से उनका जो जो एक आदमी काम करता है पैसे कमाने के लिए, जो इकोनॉमिक है, वो इकोनॉमिक स्तर बढ़ रहा है, जिससे उनके जो घर में और भी लोग जो काम छोड़ के चले जा रहे थे, अब काम नहीं करना चाहते थे, बट वो कर रहे हैं। पहले केवल हमारा जो बाजार था विदेशियों तक ही सीमित होता था, विदेशी आते थे, घूमते बनारस में, वही ले जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, विदेशी कम होते गए, अभी भी आते हैं, लेकिन आज का जो ये युग है, सोशल मीडिया का युग है, हम लोग अपने आप को धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को धीरे धीरे प्रोग्रेस में ला रहे हैं। काफ़ी मुश्किलें आई हम लोग को अपने सामानों को बनाना के बेचना है, कस्टमर तक पहुंचाने में। लेकिन जो आज वर्चुअल स्टोर का हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ रहे सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हमारा जो कला फिर से सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों से नहीं, अपने देश में भी
काफ़ी विख्यात होगा और बाजार मिलेगा, मिल भी रहा है। कोरोना लॉकडाउन का समय आया, उस समय सारे लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन बैठे बैठे लोग कुछ क्रिएटिव काम भी कर रहे। आज कोविड ने हमें सिखा दिया कि अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है, तो अपने काम करने के सिस्टम को, अपने काम करने के मॉडल को भी बढ़ाना होगा। हमें अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है, तो हमें अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पहुंचने के लिए सोशल मीडिया ही सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्चुअल स्टोर हो जाने के से एक कस्टमर की जो एक विश्वास होता है, उसकी विलिंगनेस होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। मैं इस कला में आया, मैं इस कला को जब ज्वाइन किया तो सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा एक एम्बिशन नहीं था, एक एम नहीं था, क्योंकि पैसा तो मैं पहले भी कमाता था। मैं एक नौकरी करता था, जीएफसी में एग्जीक्यूटिव था, कुछ मेरा जीवन यापन हो रहा था। लेकिन इस कला में आना एक मेरा एम ये भी था, जो हमारे देश की, हमारे जो शहर की जो पारंपरिक कला है वो खत्म हो रही थी कहीं ना कहीं। उसे फिर से एक नया दौर, उसे फिर से कहीं ना एक नया जीवन देने की बारी थी। आज मैं खुद मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ जो मल्टी लैंग्वेज है, मैं थाई बोल सकता हूँ, मैं वियतनामी बोल सकता हूँ, मैं जापानीज भी थोड़ा बोल लेता हूँ। मैं टोटल ओवरऑल मिलाइए मैं बुद्धिज्म सेक्टर में काफ़ी रमा हुआ हूँ। और जो हमारे यहाँ हमारे कारखाने में, हमारे बनारस में जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, मैं उसको जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएस वगैरह में भी रहते हैं, मैं अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बना करके वहाँ बेचता हूँ। तो इन सभी को ओवरऑल कहा जाए तो इन सभी का क्रेडिट जाता है एक सोशल मीडिया का, वर्चुअल इफेक्ट का, जो हम अपने आप को बदल रहे हैं। आज जो न्यू जनरेशन अगर इस काम में आएगी तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की इकोनॉमिक को बढ़ाएगी, और उसके साथ साथ जो अपने शहर का जो कला है इसको भी आगे बढ़ाएगी। अपना जो देश का नाम है, अपने जो बनारस की जो कला से लोग जानते हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को सेल करना है, अपनी कला को, अपने बारे में बताना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने एक कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को, अपने एक कला प्रेमी को हम कहेंगे, अपने ग्राहक नहीं कहेंगे, एक कला प्रेमी को कैसे अपने ऊपर आकर्षित करें। इसके लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है, एक सबसे अच्छा जरिया है, वो है एक वर्चुअल स्टोर। मैंने ओस्मोस का मीटिंग 2-3 मीटिंग मैंने ज्वाइन की, मैंने उनके काम करने के तरीके को देखा, ओस्मोस की जो एक सोच है, उनकी जो धारणाएं मैंने उनको देखा। मुझे ऐसा लगा आज की जो एरा है, अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो ओस्मोस एक अच्छी जगह है, एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ अपने आर्ट्स को उनको दिखा सकते हैं, लाइव उनको समझा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम अपने जो कला की बारीकियत को उनको समझा सकते हैं, और अपने कला प्रेमियों को, अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। हम अपने जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, क्योंकि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काफ़ी बिकती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इनके डिजी शेड्यूल में से हमने वर्चुअल स्टोर के माध्यम से, जो कि आज का मैंने काफ़ी चीज़ों देखा भी है, आज हम देख भी रहे हैं, और मुझे लगता है इस वर्चुअल स्टोर के माध्यम से जो हमारा जो आर्ट है, जो कला है, फिर से एक नया आयाम और एक नए पर्वतरोही की तरह एक पर्वत ऊंचाई स्थित करेगी। जो हमारी कला है वुड कार्विंग, जो हमारे देश का एक इतिहास रहा है, हमारे एक शहर का इतिहास रहा है, मैं अपने दर्शकों को, अपने कला प्रेमियों को बताना चाहता हूँ कि अपने देश के कलाकार एक कला के माध्यम से और एक दर्शक के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं हमारे ओस्मोस में, हमारे कला दृष्टि के माध्यम से, वर्चुअल स्टोर के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने इस आर्ट को ही नहीं को खरीद करके इस आर्ट को ही नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश की जो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको फिर से एक यथास्थिति बना के रख सकते हैं हम लोग। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ओस्मोस के इस वर्चुअल स्टोर का, और उसके साथ ही साथ मैं अपने सारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस ओस्मोस के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं,
और उसे अपने घर में, अपने लॉबी में लोगों को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के माध्यम से चीज़ों को विस्तार कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sandeep, for sharing your incredible artistry with us. Your work is a true testament to the rich traditions we continue to celebrate today. For tomorrow, the 17th of August, we are so thrilled. We have a fireside chat with leading female artisans to explore how storytelling can elevate their crafts to new and bigger heights. Join us tomorrow at 3 p.m. on the same link to be a part of this inspiring day. Thank you.